मैं अब एक ऐसे नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिनसे आप में से बेशतर लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरी मुराद ब्रदर मुश्ताक आमिर से है। मुश्ताक भाई की शख्सियत आपके लिए तारुफ़ की मोहताज नहीं। मुश्ताक भाई अपनी शोला बयानी के लिए मशहूर हैं। मैं दावत दे रहा हूँ ब्रदर मुश्ताक आमिर को। मुश्ताक आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व क़ाइदिल मुजाहिदीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। सदक़ल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे पेशरो मुक़र्रिर खुर्शीद अनवर साहब ने मेरी मुश्किल को इसलिए हल कर दिया कि मेरी तकरीर का जो पहला हिस्सा था, बेशतर बातें उन्होंने अपनी तकरीर में इरशाद फरमा दी। मेरे लिए आसानी ये हो गई कि अब उन बातों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं रही जो मेरी तकरीर का हिस्सा थी। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू में वो बातें होंगी जो उसके बाद की हैं। मैं जिस पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ उस पेशे में बिला तमहीद कोई बात कही जाती है, लेकिन तकरीर का मौजू ऐसा है कि तमहीदन कुछ बातें अर्ज़ करना ज़रूरी मैं समझता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है, हिंदुस्तानी मुसलमान आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। ये मौजू ऐसा है कि अभी तक कमा हक़्क़हू जिस तरह से इस पर रिसर्च होनी चाहिए थी, जिस तरह से इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी, वो अभी नहीं हुई। ये मुआज़ना नहीं किया गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज़ादी से पहले उसकी क्या सूरत हाल थी और आज़ादी के बाद वो किस मकाम पर खड़ा है। आज़ादी से पहले उसे क्या चीज़ें हासिल थी जो आज़ादी के बाद वो खो बैठा है। आज़ादी से पहले क्या इज़्ज़त व वक़ार उसे हासिल था जो आज़ादी के बाद उससे महरूम है। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में भी मुसलमान की समाजी हैसियत क्या थी और आज की सेकुलर डेमोक्रेसी में मुसलमान किस तरह से ज़लील हो रहा है, इसका मुआज़ना भी अभी तक नहीं किया गया है। हाज़रीन, आमतौर से मैं अपनी गुफ्तगू में कोई शर्त नहीं लगाता हूँ सामाईन के लिए कि जो चाहे मेरी बात सुने और ना सुने, चाहे उठकर चला जाए, क्योंकि ये हक़ महफूज़ा है इंसान को बात सुनने का और ना सुनने का। लेकिन आज मैं एक शर्त गुजारिश के साथ लगा रहा हूँ कि मेरी गुफ्तगू गौर से समाअत फरमा लें, क्योंकि मैं उन गोशों पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा जो दानिस्ता तौर पर हमसे छुपा कर रखी गई थी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुर्शीद अनवर साहब ने सर सैयद की तहरीक, उनके असरात, उसके बाद के हालात और मौलाना आज़ाद का वो इक़्तिबास आपके सामने पेश किया। मैं उससे आगे चलकर मैं बात करूँगा, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था। 1935 में अंग्रेज़ हुकूमत ने नए दस्तूर की तश्कील का ऐलान किया।
ये दस्तूर इसलिए बनाया गया था कि हिंदुस्तान के जो अवाम हैं उनको कुछ सियासी इख्तियारात दे दिए जाएं, कुछ महदूद इख्तियारात दे दिए जाएं जिसका मुतालबा वो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इस दस्तूर में एक चीज़ ये भी थी कि पूरे मुल्क में असेंबली के इंतखाबात होंगे और उसमें वो पार्टियां, वो तंजीमें जो जद्दोजहद कर रही हैं आज़ादी के लिए, उसमें वो शिरकत कर सकती हैं। 1935 में यह दस्तूर बना, 1937 में यह नाफिज हुआ और इस नए दस्तूर के तहत 1937 में पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत होने के बावजूद असेंबली के इंतखाबात हुए। पूरे मुल्क में दो बड़ी जमातें थीं, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। आमतौर से ये दोनों जमातें एक दूसरे के हरीफ समझी जाती थीं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुआ करती थीं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करती थीं। लेकिन यूपी में कुछ हालात ऐसे थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जैसा आज की पार्टियों में होता है। कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में यह समझौता हुआ कि अगर हमारी हुकूमत बनी, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अच्छी नशिस्तें हासिल कर ली, सीटें हासिल कर ली, तो हम मिलकर सरकार बनाएंगे। इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए सीटें छोड़ी, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ी और नतीजा आने के बाद कांग्रेस को भी बहुत अच्छी नशिस्तें मिली, मुस्लिम लीग को भी गैर मामूली तौर पर नशिस्तें हासिल हुई यूपी में, और छोटी छोटी पार्टियों को भी। जो मुआहदा हुआ था उसके तहत यह था कि जो कैबिनेट बनेगी उसमें मुस्लिम लीग के वुज़रा भी होंगे और कांग्रेस के भी वुज़रा होंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ जो बददियानती की उसकी एक तवील तारीख है। मैं 1937 से ले रहा हूं, इसलिए पिछली बददियानती को मैं छोड़ रहा हूं, वो आप किताबों में पढ़ लीजिएगा। जब इलेक्शन हो गया और नतायज सामने आ गए तो जवाहरलाल नेहरू ने यह शर्त रखी मुस्लिम लीग के सामने कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और हम आपके यहाँ के जो वुज़रा होंगे हमारी सरकार में, वो पहले मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे करके आए और बहैसियत कांग्रेस के मेंबर वो ज्वाइन करें, तब हम उनको वजारत में शामिल करेंगे। ये शर्त रखी और ये भी शर्त रखी कि मुस्लिम लीग बहैसियत मुस्लिम लीग असेंबली में वो पार्टी के तौर पर नहीं दाखिल होगी, यानी उसका कोई वजूद नहीं होगा। मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे होंगे, जो वुज़रा होंगे, वो मुस्लिम लीग की हैसियत से नहीं होंगे वहां पर। दूसरी शर्त यह रखी कि मुस्लिम लीग का जो पार्लियामानी बोर्ड है यूपी में, उसको तोड़ दिया जाए। आप तसव्वुर कीजिए कि आज के ज़माने में अगर इस तरह की कोई पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़े, मिसाल के तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपनी सरकार बना ले और समाजवादी पार्टी से यह कहा जाए कि साहब हम आपको लेंगे ज़रूर, लेकिन पहले कांग्रेस में शामिल हो जाइए, आप बहैसियत समाजवादी पार्टी असेंबली में अपेयर नहीं हो सकते, तो आप अंदाज़ा करिए उन दोनों पार्टियों के दरमियान ताल्लुकात किस तरह के होंगे। क्या वो पार्टी जिससे वादा खिलाफी की गई है, क्या उसे दिल से कबूल करेगी? ये एक बहुत बड़ी बददियानती थी जो मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने की, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का वो एतबार जो कांग्रेस पर बना था, एतमाद बना था, वो टूट गया। और ये बददियानती, ये बेवफाई, ये कोई छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी सियासी एतबार से। मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और ये उसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। दूसरी जो बददियानती की कांग्रेस ने, वो कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन 1945 में बना। चर्चिल की पार्टी इंग्लैंड